हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं सली सर आ चुका हूं लेकर आपके लिए फिजिक्स का छोटा पैकेट बड़ा धमाका पार्ट 5। तो पार्ट 5 में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के ही जाना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेट की। मैग्नेट क्या होते हैं सर? मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो आयरन या आयरन लाइक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मार्केट में दो टाइप के मैग्नेट आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो आयरन के क्या होते हैं भाई? ऑक्साइड फॉर्मेशन होते हैं। दैट मींस Fe3O4 आपको नाम यहाँ पे याद कर लेना है। Fe3O4 को हम किस नाम से जानते हैं? वो होता है बेटा मैग्नेटाइट या फिर लोड स्टोन। तो मैग्नेटाइट या लोड स्टोन ये वर्ड आपको याद रखना है, ये नेचुरल मैग्नेट का नाम है। आर्टिफिशियल मैग्नेट मैन मेड होते हैं जो कि हम लोग लैब में बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हॉर्स शू मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, कई तरह के मैग्नेट हैं। ये सारे के सारे लैब में बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं। क्लियर? सेकंड आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर कौन कौन से गुण है? बहुत बेसिक है। मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में नहीं रुकेगा। दूसरा, मैग्नेट में अगर बात करते हैं तो लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉर्थ साउथ है और यहां पर भी नॉर्थ साउथ है तो अपोजिट पोल्स क्या करेंगे? ये अट्रैक्शन दिखाएंगे, आकर्षण दिखाएंगे। और अगर आपने सेम पोल्स रख दिए पास पास तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षण दिखाते हैं। मैग्नेट जो है वो कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है। मतलब मैग्नेटिक पोल्स अकेले नहीं हो सकते। अकेला नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा नॉर्थ साउथ हमेशा पेयर में ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा डाइपोल का मूवमेंट। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है M × 2L। जैसे आपको पता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? P = Q × 2L। सेम वैसे ही यहां पर होता है M × 2L। ठीक है, ये आपका कैपिटल एम है, ये आपका स्मॉल एम होता है। इसका यूनिट आपसे पूछ सकता है एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला। इसकी डायरेक्शन आपसे पूछ लेता है तो हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है, ये याद रखिएगा। डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। डन, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बेटा टॉर्क क्या होता है। आपको पता है टॉर्क जनरली आप कैसा निकालते हो? अगर कोई भी मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो अपने आप को क्या करेगा? वो अपने आप को सेटल डाउन करेगा, मतलब रोटेट करेगा, तो वहां पे टॉर्क जनरेट होता है। तो जब वहां पे टॉर्क जनरेट होता है तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो होता है बेटा डाइपोल मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि MB sin थीटा। ये आपका सीधा सा फॉर्मूला बनता है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम होता है सर जब थीटा आपका होता है 90 डिग्री। दैट मींस M परपेंडिकुलर टू B। अगर आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए, तो उस केस में टॉर्क लगता है सबसे ज्यादा। और टॉर्क मिनिमम कब लगता है? टॉर्क मिनिमम लगने की कंडीशन है जब आपका थीटा हो जाए क्या? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 होने का मतलब है कि M पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। यह आपकी सीधी सी कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आता है इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है सर। MB sin थीटा की जगह MB cos थीटा लिख देना, बस यही आपका पोटेंशियल एनर्जी बनेगा और कुछ अलग नहीं, क्योंकि टॉर्क और एनर्जी लगभग सेम जैसे काम करते हैं, यह बात आपको पता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो तीन तरह के कैटेगराइज किए गए हैं। पहला डाया, दूसरा पैरा, तीसरा फेरो। डाया जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। अगर आप ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर पार्ट की तरफ भागते हैं। मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी ना, ये उधर भाग जाएंगे, कहेंगे अरे नहीं हम स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं रह सकते। मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं, उससे दूर भागते हैं, उन्हें कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके केस में आप मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट तो करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं बढ़ा पाते, नॉर्मल सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तीसरे आते हैं फेरो। फेरो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, एकदम सपोर्ट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उसी की डायरेक्शन में भाग जाते हैं, उन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। जैसे आयरन, निकल, क्रोमियम, इस टाइप के मटेरियल यहां पर आते हैं। डाया और पैरा के एग्जांपल आप मुझे बताओगे कमेंट करके जल्दी से इसी वीडियो में। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सिर्फ एक चीज में अलग है। किस चीज में? वो है बेटा क्लोज्ड लूप।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बंद पास नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। वो यहां से गई, यहां से वापस आ गई, क्लोज लूप बनाती हैं। बस यही अंतर है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ये इनकी डायरेक्शन किधर से होगी? अगर आप मैग्नेट के बाहर देखोगे, अगर आप मैग्नेट के बाहर देखोगे तो नॉर्थ से निकल के साउथ जाती है। किससे? नॉर्थ से निकल के साउथ जाती हैं। लेकिन अगर आप मैग्नेट के अंदर देखोगे तो बेटा ये साउथ से नॉर्थ जाती है। ये डायरेक्शन जरूर अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी तापमान वो तापमान होता है जिस तापमान पर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ इतना गर्म हो जाता है कि उसका चुंबकत्व का गुण कम हो जाता है या लगभग खत्म हो जाता है और वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक को गर्म करोगे तो डायामैग्नेटिक बन जाएगा। तो ये वो तापमान कहलाता है क्यूरी तापमान। नेक्स्ट आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज या मूविंग चार्ज को रख दूं या मूविंग प्लेट को रख दूं तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स कैसा निकालोगे? तो वहां पर फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा। और यहां पे थीटा आपका एंगल है किसके बीच? वो है बेटा वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग, जिस वेग में आप जा रहे हो उस वेग की दिशा के साथ इसका एंगल निकालते हैं। F बराबर QVB साइन थीटा, फॉर्मूला तो सबको याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम में पूछता है इसकी डायरेक्शन निकाल के दिखाओ, फोर्स किस दिशा में लगेगा। तो इसको निकालने के बेटे दो नियम होते हैं, एक होता है आपका राइट हैंड पाम रूल, दूसरा है लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है? FBI, फोर्स फील्ड करंट। तो जिस डायरेक्शन में आपका फील्ड है उस डायरेक्शन में ये फिंगर रखिए, करंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपने आप आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं तो राइट हैंड ये रहा, पाम ये रहा, ये आपको रखना है किधर भाई? करंट जिधर फ्लो हो रहा है और पाम जिधर घुमाएंगे वही आपका मैग्नेटिक फील्ड है। सीधा सा आंसर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप फोर्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोटर का काम क्या है? मोटर का काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दो। जैसे आपने घर में पानी का मोटर है, आपने स्विच ऑन किया, बिजली यूज हुई, पानी भर गया, छत पे टंकी रखी है, वहां पूरा पानी भर गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलता है। प्रिंसिपल क्या? वर्किंग प्रिंसिपल है बेटा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। वहीं पर जनरेटर इसका अपोजिट है। जनरेटर क्या कहता है? जनरेटर मुझसे ये कहता है कि अगर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है तो उससे मैं बिजली बना दूंगा, मैकेनिकल एनर्जी से बिजली बना दूंगा, वो काम करता है आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जनरेटर भी EMI के ही प्रिंसिपल पर काम करता है। ये दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। लास्ट में आता है बेटा आपके पास ट्रांसफार्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ AC करंट पे ही काम करता हूं, DC पे मैं काम ही नहीं करता, मुझे नहीं आता DC पे काम करना, मैं AC पे करूंगा और मेरा काम है वोल्टेज को वैरी कराना। मैं दो तरह का मार्केट में बिकता हूं, पहला स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना। स्टेप डाउन का काम है स्टेप वोल्टेज को घटा देना। यहां पर डिपेंड कैसे करेगा कौन सा स्टेप अप है कौन सा स्टेप डाउन? तो एक रिलेशन आसान से याद करिए, घर ले जाइए बेटा। यहां पे आपके पास दो टाइप की कॉइल होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, इनपुट कॉइल आउटपुट कॉइल। तो अगर आपके पास प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के साथ नंबर ऑफ टर्न्स पे रिलेशन पूछेगा तो आपको याद रखना है बेटा, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इतना सा रिलेशन याद कर लीजिए, सब कुछ सॉर्टेड, एकदम आसान है। मुझसे किसी ने पूछा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से हैं, तो मुझे पता है स्टेप अप का काम है वोल्टेज को बढ़ाना। तो जहां पर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा प्राइमरी से तो इसका मतलब है वहां स्टेप अप है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के ज्यादा होंगे प्राइमरी से। तो जहां पर प्राइमरी कॉइल की तुलना में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा है, ये स्टेप अप है। क्लियर? लेकिन अगर स्टेप डाउन पूछ लेगा तो इसका मतलब है वोल्टेज को घटा रहा है। इसका मतलब प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। सेकेंडरी में कम है सर। ओके, सेकेंडरी में अगर कम है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी में कम हो जाएंगे। डन है बेटा। तो देखिए सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, प्राइमरी में ज्यादा है, तो ये स्टेप डाउन है, वोल्टेज को घटाता है। क्लियर? नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होते हैं और करंट के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये फॉर्मूला और ये रिलेशन याद कर लीजिए, आपका काम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में बेटा जानना है आपको लेंज का नियम। लेंज का नियम मैं एक लाइन में लिख के लाया हूं, पेरेंट्स वर्सेस चाइल्ड, मतलब जिससे तुम पैदा हुए हो उसी का ही अपोज कर रहे हो, बस सीधा सा लॉजिक है। लेंज का नियम यही कहता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट जनरेट होगी किसी भी सर्किट में, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट हमेशा उस कॉज का ही अपोज करती है, हमेशा उस कारण का ही विरोध करती है जिसकी वजह से वो खुद जनरेट हुई है, खुद पैदा हुई है। बस इतनी सी चीज आपको लेंज का नियम बता देती है, सीधा सा आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिज्म से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो डाउनलोड कर लीजिएगा ध्यान से। और कल ध्यान रखिएगा सुबह 8 बजे हम मिलने वाले हैं जीएटी स्पेशल महामैराथन में, जहां पर आपको कंप्लीट जीएटी का क्विक रिवीजन कराऊंगा। तो कल सुबह 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।